ऑर्बिट 2। अब हमारे पास ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स मैंने बस सिखाया था, ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये अगर एंड 1 दे दोगे तो k बन जाएगा, k ऑर्बिट। यहाँ पे n2 हो गया तो कौन सा ऑर्बिट आ गया, यहाँ पे n3 आ गया तो कौन सा ऑर्बिट, और ऐसे k एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, बचपन में पढ़ा था 9th में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। 6 and this is 7 and this is 8. अगेन यहाँ पे 8, 2 मेरे प्यारे बच्चों, 4, 6 and this is 8. बोलो करेक्ट है सारे क्लास? 2 8 8 8 8 चलता रहता है। सबसे पहले हम सीखेंगे, हमने क्या सीखा, हमें विशाल सर ने सिखाया है यहाँ पे इंटरनल फोर्स लगी, कौन सी फोर्स होती है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स होती है, ठीक है। जब भी कोई भी बॉडी, whenever any body बेटा Danish is in circular motion, then it is mandatory that centripetal force किसके बराबर हो, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब वो बात समझनी है, वो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, यस और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होगा, अट्रैक्शन। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the electrons in the orbits. करेक्ट है लाभदीप? लाभदीप करेक्ट है बेटा? और ये एक सूडो फोर्स होती है, मैंने कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, और वर्निक इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। करेक्ट है सारी क्लास? ये मैंने कल करवाया था। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैंने कल आज फिर करवा रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन d का स्क्वायर। ये कौन सा लॉ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, या फिर इनवर्स स्क्वायर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने कल किया था। अंश इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए क्या आता है बेटा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, a q1 q2 पर d स्क्वायर। यहां पे k की वैल्यू होती है वो आपको लर्न करने के लिए क्लास में सिखाई है। एक ऐसा यूनिट्स की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, और a की एक वैल्यू 1 भी होती है, कौन से यूनिट्स में, और यहाँ पे कौन सा होता है, a का जो नाम होता है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो करेक्ट है? सारी क्लास बोलो, ये कल कर चुके। q1 q2 चार्जेस है, ग्रुप के d डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होता है, इसी को यूज करेंगे यहाँ के लिए। क्या लिखेंगे, therefore force of attraction is directly proportional to ze multiplied by e upon r square। that means यहां पे जो q1 आया वो ze है, और जो q2 आया वो कौन है, और जो d आया वो कौन है, r। यहां पे जो z है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है, एटॉमिक नंबर, और सृष्टि बेटे जो e है वो क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन वन। सो प्लीज ऊपर देख, therefore force of attraction is directly proportional to z e square divided by r square। therefore इस साइन को रिमूव करेंगे, k z e square upon r square। बोलो करेक्ट है? ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये वाली इक्वेशन 1 दे दी और 1,
ये किसके बराबर है? फोर्स अट्रैक्शन mv स्क्वायर बाय r फ्रॉम 1 and 2. a z e स्क्वायर अपॉन r. बोलो करेक्ट है. यहां से जानिश r की कटिंग हो जाएगी बेटे. यहां से क्या बन गया? a z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर. बोलो करेक्ट है. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. ऑल्सो हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होता है nh अपॉन 2 पढ़ा था. एंगुलर मोमेंटम कल सिखाया भी था. m v r इज इक्वल्स टू nh बाय 2 m v r कैसे आया? क्योंकि जो भी कोई मोमेंटम होता है या वेलोसिटी होती है, अगर एंगुलर लग जाए तो r से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. लगा समझ? यहां से मैं v का फॉर्मूला निकाल सकता हूं. nh अपॉन 2 पाई m r. राइट सृष्टि? दैट मींस हर रूल ये वाला हो गया इक्वेशन 4. पुट 4 in 3. 4 को 3 में डाल दीजिए. तो 4 को 3 में डाला क्या बन गया? a z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू m n h अपॉन 2 पाई m r होल स्क्वायर. बोलो करेक्ट है सारी क्लास? दानिश भाई करेक्ट है. नेक्स्ट क्या बनेगा दानिश भाई? a z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. बोलो करेक्ट है भाई? फिर क्या होगा गुरकीरत भाई? r फिर कट गया, यहां से m कट गया. करेक्ट है गुरकीरत? नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं. यहां से हमें निकालना क्या है? हम रेडियस की बात कर रहे हैं. ये ऊपर जाएगा. क्या बन गया बेटा? देयरफॉर a z e स्क्वायर इनटू m r. ये हुआ m r ऊपर गया इनटू 4 पाई स्क्वायर. बोलो करेक्ट है? इज इक्वल्स टू क्या बना वहां पे? n स्क्वायर h स्क्वायर. बोलो करेक्ट है भाई लोग? हमारा टॉपिक क्या है? हमें h r निकालना है. मेहुल r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय a z e स्क्वायर इनटू m इनटू 4 पाई स्क्वायर. बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ये r की वैल्यू हमने कल सिखाया था. फिर भी जिसको नहीं लगा तो दोबारा बता सकता हूं. जो n होता है दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. राइट? सो प्लीज जो h होता है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की दो वैल्यूज है स्टार्टिंग में. एक होती है गरिमा 6.624 n रेज़ टू पावर -34 जूल पर सेकंड. करेक्ट सारी क्लास? राइट जाएगी 6.624 in 10 raised to power -24 जूल पर सेकंड. राइट लवन्या कोई था? सेकंड वैल्यू 6.624 10 raised to power -27 अर्थ पर सेकंड. उसके बाद आपके पास आ गया k की मैंने वैल्यू सिखाई है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर. z एटॉमिक नंबर होगा. उसके बाद बेटा क्या आ गया? e की वैल्यू मैंने नीचे में सिखाई 1.6 in 10 raised to power -19 कूलम. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 in 10 raised to power -31 kg. और पाई की वैल्यू सबको पता ही है 3.1. अब हम क्या करेंगे? लवन्या मोहिता मेहरू अर्थिंग की सारी वैल्यूज में क्या करूंगा? वहां पुट कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चे. जो मैंने पुट की जानेश और अभिषेक क्या बन गया बेटा? Therefore, r is equals to n स्क्वायर पे ये 6.624 माइनस 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9. z की जगह निम्नलिखित z ही आ जाएगा into e स्क्वायर 1.6 in 10 raised to power -19 का स्क्वायर into 9.1 in 10 raised to power -31 4 into 3.14 का स्क्वायर. बोलो करेक्ट है सारी क्लास?
सारे बोलो बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, डेल पे मैं रेडियस के सवाल कर रहा हूँ, रेडियस के सवाल के अंदर डेरिवेशन के अंदर मैंने कर्वल टॉपिक रिपीट किया है और साथ ही साथ मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए अंश। बेटा r की वैल्यू निकालनी मुझे यहां से, मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया 0.529 into n square upon z and stuff। करेक्ट है। अगर मीटर्स में करना है 0.529 into n square upon z 10 raised to power minus 10 meters, या फिर 0.529 into n square upon z into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आया। लगा सारी क्लास को समझ? ये हमारी वैल्यू बनती है। अगर केवल इसको पेपर में इस्तेमाल कैसे करना, सवाल मन में आता सर कैसे, हाउ विल आई यूज दिस इन पेपर। मान लीजिए आपको पेपर में कहा गया आपको रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालना है इन He पॉजिटिव। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन He पॉजिटिव आयन, in He positive ion। ओके बेटा, तो क्या फॉर्मूला होगा R3 is equals to 0.529 into 3 का स्केल n स्केल, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यस और नो? यहाँ पे देखते 2 आ गया, आंसर R3 कितना आया 0.529 into 9/2 angstrom। और करते सॉल्व, R3 is equal to 0.529 लगा सारी क्लास। ये ऐसा सवाल बन सकता है पेपर में। ठीक है सर, एक और सवाल करा दूंगा ना, सारी जिंदगी थैंक यू बोलेगी। ठीक है, मैं एक बार बोलूं, कहता R2 निकालिए इन, मान लीजिए हीलियम वाला लिथियम, लिथियम प्लस 2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला रेडियस निकालने में काम आता है। रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला? इन हाइड्रोजन जैवलिन से लगा पीछे बैठेगा। रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या होता है बेटे? हाइड्रोजन लाइक का मतलब समझ लीजिए। आधा बेटा बैठ गया। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जरा बात समझना, हमेशा 1 हो। इलेक्ट्रॉन कितना हो? इलेक्ट्रॉन कितना हो? इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 होना चाहिए, उसको मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोलता हूँ। करेक्ट है सारी क्लास? क्या बोलता हूँ मैं उसको? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, अब ये देखिए पीछे प्लीज नोट्स, अब नोट्स से बता दो। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अच्छा जानिस, इसमें कितने, अगर देखें इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 2। एक पॉजिटिव का साइन है, एक बाहर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, प्रोटॉन्स 3, इलेक्ट्रॉन्स 2 बार माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आप कहते हो मुझे सोडियम का निकालना है, फॉर एग्जांपल, मन का अनुभव ख्याल क्या है, कहता है मुझे इसके निकालना है रेडियस, हमें नहीं पता कैसे निकलना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? तो 10 इलेक्ट्रॉन, मुझे पता ही नहीं कैसे निकलना है। ये फॉर्मूला उसी के लिए वैलिड है गुड़िया जहां पे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो। कौन सी स्पीशीज हो? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या होगा? लब्धि वर्णी। इसका मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो अब इसका फॉर्मूला R2 0.529 into
n की जगह 2 का स्क्वायर, z की जगह लिथियम परमाणु नंबर 3 होता है एंगस्ट्रॉम 0.529 into 4/3 एंगस्ट्रॉम। मेरे प्यारे बच्चों, लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को समझ पक्का? एक्सेप्ट अभी किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछो। क्लियर है? पक्का? ये मैं नोट बाद में करूंगा। नेक्स्ट लिखिए मेरे साथ एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स। अबे तो लिख बेटा एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स। हमने कल निकाला रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स। नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिट। पेन नहीं है तेरे पास? दो बेटा, मिल गया? नहीं है? ये देख, मुझे वापस करना, ठीक है? ये देना, इसमें डालिश पेन पास करना। हर्ष, एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स लिखो जी। लेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी ई, which is the sum of kinetic energy and potential energy। अबे साफ साफ लिखिए बेटा नोट्स ना। which is the sum of the total energy, that is kinetic plus potential, which is the sum of kinetic plus, हाँ जी, kinetic plus, चलिए आज अब मैं सीखा। ये तो डेफिनेशन वाला काम है, जो काम मैथमेटिकल हम सीखते हैं सबने बहुत ध्यान से देखना है। अबे हमारा चैप्टर ही फर्स्ट क्लास है, हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम कर रहे हैं नीलकृत, क्या काम है हमारा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9th 10th में पढ़ के आते हैं टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। ये सॉल्व टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं? ये किसके सम के बराबर होती है? मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस, इसका सिंबल है E। ये टोटल एनर्जी है। अब रूल देख ले बेटा, देयरफॉर द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बचपन में सबको सिखाया गया फॉर्मूला हाफ mv²। काइनेटिक सारी काइनेटिक एनर्जी रेडी बच्चे 9 10 में पढ़ा हुआ। अब आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों को पता ही नहीं होता, mgh कहते हैं, पर इसमें ग्रेविटी लग नहीं रही तो इसमें g तो आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन कुछ हाल तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जा आजा मेरे पास नीचे, ऐसा तो बोलते तो h भी लगेगा, तो m लग सकता है, और क्या लग सकता है देखना पड़ेगा। आपने पीछे पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पीछे पढ़ा सारी क्लास में फॉर्मूला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितनी थी? K Z E² अपॉन बोलो करेक्ट है? सारी क्लास पढ़ा, सारी क्लास ने एक्सेप्ट अभी। अब एनर्जी क्या होता है जरा समझना। एनर्जी होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। 9 में पढ़ा हुआ है, ये 10th में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ है। फोर्स आपके पास कितनी है? K Z E² अपॉन R² मल्टीप्लाइड बाय S डिस्टेंस है तो R कट गया, कितना आ गया? फोर्स ऑफ एनर्जी कितनी आ गई? K Z E² अपॉन R। क्या ये एनर्जी की बात समझ आती सारी क्लास को? ये वाली एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी कहता हूं। कौन सी एनर्जी कहता हूं? कौन सी एनर्जी? तो यहां लगा दीजिए K Z E² अपॉन R। बोलो करेक्ट है साइन? यहां पे किसी को दिक्कत है तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं हेल्प कर सकता हूं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो हमेशा स्टिल होती है, स्टेशनरी होती है, मूवमेंट नहीं होती। किनेटिक एनर्जी मूवमेंट की होती है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का साइन आता है। ठीक है, यहां प्लस लगा के इधर माइनस लगा सकते हो। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन चार्ज। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? सारे बोलो भाई। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब v की वेलोसिटी भी आपने पढ़ा होगा गुरकीरत, v का फार्मूला पीछे पढ़ा है। ऑल्सो आपने पढ़ा mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mr। यस और नो? nh अपॉन 2 पाई।
यहां से रेडियस कितना आ गया भाई, या वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये लगा दो v की जगह एन एच अपॉन 2 पाई एम आर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a z e स्क्वायर अपॉन r। बोलो करेक्ट है सारे क्लास। अच्छा जी कटिंग कर दो जी आगे, जिसकी होती है ये m गया गया, कितना बच गया भाई, एन एच अपॉन 2 2 जार, बोलो 2 2 जार 4 आ गया, यहां पाई और यहां r माइनस a z e स्क्वायर अपॉन r। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे से बोलो, एक्सेप्ट अबे किसने कल का लेक्चर लगाया और आज प्रॉब्लम है तो मेरे से बोल सकता है कोई भी बच्चा आप में से, कोई भी बच्चा आप में से मुझे कोई प्रॉब्लम बोल सकता है, सर यहां तक मुझे प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कीजिए। एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम कैन आस्क मी। जी दोबारा बोलो। आप एक काम करना, इसके इजी डेरिवेशन करवा देता हूं। पहले आप बताओ क्या ये स्टेप क्लियर है मेरे बच्चे? अंश पहला स्टेप, पहले स्टेप में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मतलब मैंने क्या कर दिया हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने डेरिवेशन निकाली, एनर्जी का फार्मूला क्या था फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की जगह mv हमने लगाया कि z स्क्वायर और 2r स्क्वायर c का था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, मास कटिंग करके माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन क्यों लगा, इलेक्ट्रॉन वन चार्ज होता है नेगेटिव। बोलो करेक्ट है। फिर हमने ये सीख लिया mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, vr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से एक और बात सीखी थी पीछे हमने, also a z e square upon r square is equals to m v square upon r सीखा था? yes, sir. कैसे सीखा जिसको भूल गया? मेहुल भाई ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कौन सी फोर्स थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस और नो? अब यहां से ना v की वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से अगर मैं v स्क्वायर निकालूं r और r कैंसिल हो गया, यस और नो? यहां से v स्क्वायर क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, therefore v स्क्वायर इज इक्वल्स टू a z e स्क्वायर, बोलो ठीक है, अपॉन m r। ये बात लगती सारी क्लास को समझ? अगर नहीं लगती तो मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा बता सकता हूं। a z e स्क्वायर अपॉन m r। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं। क्लियर है सारी क्लास? अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m v स्क्वायर की जगह इजी कर दी मैंने आप लोगों का, k z e स्क्वायर अपॉन m r माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। बोलो करेक्ट है? नेक्स्ट पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेल, m और m कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, k z e स्क्वायर अपॉन 2r माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? एलसीएम बरनीत एंड नजदीक क्या आ गया, 2r k into z e स्क्वायर माइनस 2 into k z e स्क्वायर। ये सब एनर्जी चल रहा है, यस और नो? क्या आ गया यहां से माइनस करके, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। लगा समझ? एनर्जी जो टोटल आई है, रिपीट कर रहा हूं, जो टोटल एनर्जी आई है, दिस इज टोटल एनर्जी। अब एक जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव आई है, जानिस इसका मतलब एनर्जी नेगेटिव है। एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, इसका मतलब केमिस्ट्री में मतलब होता है या फिजिक्स में, दैट मींस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तभी एनर्जी नेगेटिव होती है। जब चीजें पास आ रही होती है तो एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। जब चीजें दूर जा रही होती है एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव। लगा सारी क्लास में? तो टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कौन सी एनर्जी लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लगा सारी क्लास में? यहां तक अगले स्टेप पे जा रहा है। तो हमारे पास एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ a z e स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? करेक्ट है। अच्छा पीछे हमने r का फॉर्मूला निकालना है, ये निकाला r का फॉर्मूला, इक्वेशन 5 ले लीजिए, लगाया, ये r की वैल्यू यहां लगानी है, ये वाली r की वैल्यू वहां डालनी है। क्या वैल्यू है, n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n माइनस a z e स्क्वायर अपॉन 2r। r कितना था, n स्क्वायर x स्क्वायर, करेक्ट है? वापस से देख लो, n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m,
4 पाई स्क्वायर m a z e स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ये कहां से आया? फ्रॉम 5। बोलो करेक्ट है। गुड, ये नेक्स्ट स्टेप, ये टोटल एनर्जी आज निकाल रहा है भाई। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 मेजर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? सही यस और नो? तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं हर नोट। टोटल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस 4 पाई स्क्वायर एम, करेक्ट है? m आ गया बेटा, m के बाद क्या आएगा? k कितने हो गए? 2 हो गए। z कितने हो गए? 2 हो गए। e कितने हो गए? 4 हो गए अपॉन 2 टाइम्स n स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या करूं मैं? सुप्रीत अंश 2 और 4 की कटिंग कर दूंगा, -2। कितना आ गया? अब टोटल एनर्जी माइनस 2 पाई स्क्वायर m a z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर x स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला था। अब एनर्जी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सिंस पाई कितना होता है सारी क्लास को पता है? कितना होता है? 3.14। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। इसने वैल्यू लिखवाई, k की वैल्यू लिखवाई है 9 into 10 raised to power न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। z कितना होता है? एटॉमिक नंबर। और e कितना होता है? स्ट्रक्चर ऑफ, ये e क्या होगा? 1.6 into 10 raised to power माइनस इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और h प्लैंक्स कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। सारी क्लास को वैल्यू पता है इसकी? 6.624 into 10 raised to power minus 34 जूल पर सेकंड। बोलो करेक्ट है? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर सुप्रीत। -2 into 3.14 का स्क्वायर into 9.1 into 10 raised to power minus 31। k की वैल्यू करंट 9 into 10 raised to power 9। जैबीर z निकालना है, e की वैल्यू -1.6 into 10 raised to power -19 का 4 डिवाइडेड बाय n और x का वैल्यू होता है 6 पॉइंट, कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 6.624 into 10 raised to power -34 का स्क्वायर। बोलो ठीक है सारी क्लास? भाई आराम से बताओ सोच के, ठीक है? यहां तक सारी क्लास करेक्ट है? यहां तक ये वैल्यूज पुट कर दिया सारी क्लास ने, कर दी सारी क्लास ने वैल्यू। जब आपने इसको सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या आई वो देखिए। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस, तो था ही आगे, आना आगे माइनस। अब इसे -21.79 into 10 raised to power -19 जूल पर एटम। साथ में कुछ वेरिएबल्स बच गए, यहां पे z स्क्वायर, यहां पे क्या है? into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 19 जूल पर एटम, ये वैल्यू आपको लर्न कर लीजिए अगर नहीं निकालना था। अब क्योंकि आपके पास सिर्फ जूल में नहीं आएगा तो -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज ऑलवेज पर एटम, ये पर एटम आएगा। अगर किलो कैलोरीज में लेना है तो -313.6 into z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। लर्न करने की याद रख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा 1.6 into 10 raised to power -19 जूल के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 1.6 into 10 raised to power -19। और अगर मुझे किलो जूल्स में निकालना है -1312 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल आंसर है। तो एनर्जी की 3-4 वैल्यूज आ गई। दोबारा कर लो सारा कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट अभी सबको समझ आना चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट क्या लिया? वर्णित हमारा कॉन्सेप्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चे? वर्णित कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी। एनर्जी ऑफ एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस। स्कूल के पेपर में कभी पूरा सवाल नहीं है इतना लंबा, बट हाँ कंपटीशन पक्का आएगा, उसमें आएगा ही आएगा।
तो जो बच्चे स्कूल के पेपर देख रहे हैं उनमें नहीं आएगा, उनमें से वैल्यूज लर्न करो। तो ये 4 वैल्यूज है ना लास्ट में, बस ये लर्न कर लो। बट जो बच्चे आईआईटीज को देख रहे हैं, एम्स को देख रहे हैं, वो सारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता रखे, पोटेंशियल एनर्जी का निकाल दिया। कैसे निकाला? फोर्स और इलेक्ट्रॉन होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, कटिंग कर दी, ये लग गया। एनर्जी क्या है? नेगेटिव साइन है, क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ठीक है, अब v स्क्वायर कहां से निकाला सर? के ये भी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां से v स्क्वायर निकाल दिया, कितना हो गया? k z स्क्वायर और mr। मैंने k z स्क्वायर और mr लगा दिया, ये v स्क्वायर है, डायरेक्ट वैल्यू कट mm कट, ये बन गया। एलसीएम लिया तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस k z स्क्वायर और 2r। नेगेटिव है क्योंकि टोटल एनर्जी कौन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कौन सी एनर्जी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, ये आ गया सर? बिल्कुल आ गया। r की वैल्यू विशाल सर ने पीछे करवाई थी, इधर आइए, r की वैल्यू, ये r की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी, ये बन गया। मैंने इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, करेक्ट है। जब मैंने पुट की 4 वैल्यूज आई। पहली वैल्यू किसमें आई? -21.79 × 10⁻⁻19 जूल पर एटम z स्क्वायर और n स्क्वायर, ये नहीं भूलना। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल दिया -13.6 z स्क्वायर और n स्क्वायर। अगर मुझे किलो कैलोरी पर मोल में निकालनी -313.6 और किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो 1312 माइनस अगर सारी क्लास में समझ। अब इसको नोट कीजिए आराम से, सारे बच्चे नोट कीजिए शुरू से। अब बेटा अगला हमारा जो टॉपिक है एनर्जी के बाद हमने एनर्जी निकाल दिया। अगले टॉपिक करेंगे। अगले टॉपिक करने से पहले हम टिकल सवाल कैसे बनते हैं इसके और एक कॉन्सेप्ट करना है, इसमें 2 चीजें करनी है, एक नोट करना है, एक सवाल देखने कैसे बनना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सवाल क्या बनता है। वो पूछ सकता है पेपर में, बताइए जैविक एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव आयन। कुछ नहीं करना भाई। अगर आपको नहीं मेंशन कि कौन सा यूनिट देना है, कोई भी ले लो, तो मैं अक्सर ये लेता हूं, ये दो, एक ये लेता हूं, एक ये लेता हूं, इनके वैल्यू इजी लर्न करनी। अगर कुछ नहीं बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, जूल में बोल, अगर जूल में बोला तो ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हर अगर अर्सी का किलो कैलोरी है, किलो जूल बोला तो ये करनी पड़ेगी। बट अगर कुछ नहीं बोला तो जानिश मैं किलो जूल करता हूं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूं, डेसिमल कम आते हैं उसमें, तो मैं निकाल दी एनर्जी। और ये 3 ऑर्बिट में तो फार्मूला क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये थर्ड एनर्जी की -13.6, z कितना है हीलियम का, n कितना है करेक्ट सोने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां से अब कितना आ गया? वो इधर बन गया अंश अबे -13.6 into 4 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन। ये आगे सारा क्लास में ऐसे सवाल करेंगे। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा फॉर्मूला, इधर बच्चा तो मेरा। नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट आता है, इसमें नोट लगा लो और लिख लीजिए, आप समझ सकते हो। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई बता सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी का? पूरी क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में कोई मुझे एक्सप्रेस कर सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में? एक बच्चा और कोई? हाँ जी, एनर्जी क्वाइट दूसरे को आप 9th में ट्यूशन पढ़ो, कहां पढ़ो आप? 9th में पढ़ो और 3 बुक्स हैं उन साइड पे, और 10th में एक्सपेक्टेड आप बहुत अच्छे इनोसेंट डिसेंट। आपको जो 9th का बेस अच्छा है कि ढीला है? एवरेज ऑफ परसेंटेज डेफिनेशन रिलेटिव में आती क्या होती है? हिंदी में बोलो, आयन सुनाना कैसे बनते हैं? तो आयन एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, गेन करने की होती है? साइन
वही मैथ्स पढ़ाती थी और वही अंग्रेजी पढ़ाती थी, आप तो नहीं पाते हो। हमारे मेडिसिन प्रॉब्लम हो जाता है, वो क्या डॉक्टर को दवा तो चेक देगा, मैथ्स स्टडी साइंस का बना देगा, तभी आते बेचारे ऑपरेशन के बाद चल नहीं पाते। मैं नाम लूंगा, जब मेरी शादी हुई अगली ही रात मेरी मम्मी बीमार हो गई, तो 12:30 बजे, तो मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे कुछ रिलेटिव दीदी जी वाले हम सब पड़ा रहे एक हॉस्पिटल, अमृतसर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रात को 12:30 बजे। अभी हमने इमरजेंसी जो आईसीयू में, हमारे इमरजेंसी लेके आईसीयू में मैं थोड़ा लेके मत को पोजेस में माने डॉक्टर पर गए थे, फटाफट काम को साफ सफाई करके उन्होंने किया, मदर का ऑक्सीजन टेस्ट ये यो पैटर्न पैटर्न जब तक ठीक था, कहते जी हम डॉक्टर से पता करते हैं क्या करना है, रात को 12:30 बजे। जिस डॉक्टर को फोन मिल रहे थे वो मुझे जानता था बाय चांस, मैंने उनको कुछ शो किया, मैंने कहा कि करो जो प्रोसेस है, कहते आधे घंटे बाद आके डॉक्टर कह रहे हैं तो आईसीयू में ले जाओ, मैं क्यों क्या हुआ, कहते हैं इनका ऑक्सीजन पल्स रेट कम है। तो मेरी जो वाइफ बड़ी स्मार्ट है, बड़ी इंटेलिजेंट है, कहते विशाल नहीं, मैं 12:30-1 बजे जाके गुरु रामदास से ऑक्सीमीटर खरीद के लाया, कहते इनके हॉस्पिटल का ऑक्सीमीटर चेक कर लेंगे, हमने वहाँ चेक किया, ऑक्सीजन रेट पूरा था, बंदा बिल्कुल ठीक था, ऐसे ही आईसीयू में गया, उस दिन था सैटरडे, अब ये हमारा संडे, मंडे का बंदा बीमार हो गया हस्पताल में, ये हमारा नर्स का हाल है, बंदे ठीक को भी आईसीयू जमा कर देते हैं, और ये हमारे टीचर है, पंजाबी का मैडम आई, अंग्रेजी पढ़ा रही है, गाइड्स पढ़ाएगी, इंग्लिश के 10 सेंटेंस के वाले क्लास में, ऐसे मत करो, आप अच्छे बच्चे हो। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा होता है, जैसे उस लड़की ने कहा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, जो आप बोल रहे हो एनर्जी गेन वाला, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, सीबीएसई वाले तो बेचारे वैसे ही चैप्टर बांट देते हैं, पीरियोडिक टेबल होता है सीबीएसई में, आईसीएल पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जब आप कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना है, क्या करूंगा, कितनी एनर्जी चाहिए ये इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजना है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बट इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, लूज करना है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन, गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करना है, अंदर डालना है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकलना क्या कहते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है हमेशा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कहती है एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ एनवायरनमेंट, ये इंफिनिटी से आती है, बोलिए इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, इंफिनिटी एनर्जी कितनी होती है, 0। अब एनर्जी नेगेटिव कितनी थी, मान लो इनमें से वैल्यू डाल दो, मान लो ये डाल दी, माइनस 13.6 इनटू z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, गरिमा माइनस माइनस क्या होता है, बोलो बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, प्लस 13.6 इनटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, लगा सारी क्लास को समझ। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे कभी पेपर में एनर्जी कितनी है, मान लो आपकी एनर्जी की -512, कहे आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, +512, मेरा बात समझ। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो हमेशा किसमें आएगी, पॉजिटिव में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इसके ऊपर, ठीक है जानिश, मारा बोल रहा हूं, अगर एनर्जी -256 तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, +256, आयोनाइजेशन -30.5, एनर्जी आई, एनर्जी कितनी हो जाएगी, +30.5, ऐसा ही क्लास को समझ 100% है, हां भाई नींद है भैया, ठीक है। अब आगे एक और कंसेप्ट करवाता हूं आपको इसके ऊपर ही, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E1 अपॉन करना है, E2 निकालना, ठीक है, एनर्जी -13.6 लेते हैं, तो -13.6 इनटू Z1² अपॉन N1 का स्क्वायर, बोल रहा है सर, डिवाइडेड बाय -13.6 इनटू Z2 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, बोल रहा है, मेहुल मिलब्रेक, यहां से वैल्यू आएगी
माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या बन गई z1 स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर इनटू z2 का स्क्वायर इनटू n2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या बन गया therefore e1 अपॉन e2 क्या बन गया बच्चों z1 अपॉन z2 का होल स्क्वायर इनटू n1 इनटू n2 इनटू n1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया 13.6 13.6 काट लिया z1 अपॉन n1 n2 ऊपर जाएगा n1 नीचे आ जाएगा। लगे सारी क्लास क्लियर है? तो तीन बार चेक करो। पहला एग्जांपल बना दिया, दूसरा आयरन एनर्जी का भी आयरन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, बोलो हमेशा क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है आयरन एनर्जी। आयरन एनर्जी कौन सी होती है हमेशा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगी एनर्जी तो आयरन एनर्जी पॉजिटिव बन जाएगी। तीसरा कांसेप्ट E1 अपॉन E2 का फार्मूला क्या बन गया Z1 अपॉन N1 इनटू N2 अपॉन Z2। लगा सारी क्लास। अब नेक्स्ट कांसेप्ट करते हैं, वो कांसेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। उस कांसेप्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप अगर याद करें हमने पीछे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, जैसा आपको कॉपीज खोलो अपनी, अब लेके आओ सब लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पूरी सारी क्लास कॉपीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए बस कॉपी नहीं है नोट्स खोलो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले क्या कॉन्सेप्ट था पढ़ो जरा अपनी क्लास में, पढ़ के बताइए मुझे जानिश क्या लिखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जस्ट पहले क्या लिखा था, कोई बोलेगा जानिश बोलेगा यस लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, करेक्ट है। पहली लिमिटेशन क्या थी होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ लिया। सेकंड लिमिटेशन क्या है सुप्रीम वो आ गया हमारे पास, ठीक है। पहली लिमिटेशन क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी मैं भूल गया, इंस्टाग्राम पे हो कि स्नैपचैट पे हो क्या कहती है हिंदी में नाम बोलो और कौन रेडिएशन किस कौन होता है इंटेंसिटी का E that is energy is equal to frequency। जो आप बोल रहे हो ना वो भी होता है बट वो आगे होता है, पहले डिजिटल पॉइंट है is equal to frequency। उस रेडिएशन साइन पर मूव करके क्या लगाते हैं ये कहां से है पाकिस्तान से x लगाते हैं, x की बात करते हो हां वैल्यू क्या तो वही बोलेगा 34 जूल पर सेकंड माइनस 27 अर्थ पर सेकंड, ठीक है जी। v का और क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का E is equal to h, हाँ c अपॉन लैम्डा, c पर का क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितनी स्पीड होती है कोई ना बोला प्लीज, कल से जवाब नहीं बॉल लगा के फटाफट मारेंगे कितनी स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड काउंट करो मुझे ये जब आप पढ़ लो 3 × 10⁻8 पर सेकंड लैम्डा वाला बेटा वेव नंबर क्या होता है ये होता है v बार, तो कौन बोला v बार किसके बराबर होता है आप बोलो v बार किस और इसका कौन बोला 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन वेवलेंथ, बिल्कुल ठीक बोला। राइट का फार्मूला क्या होता है ऐसे क्या करता है भाई राइट का फार्मूला ये केमिस्ट्री में आता है, पहले आंसर ने गाना भी गाया इसके ऊपर खुद तो अपनी याद आती है 1 अपॉन n में बहुत आगे है, आप बताओ 1 v bar is equals to 1 upon lambda is equals to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। r कौन था रैट नंबर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 10967 सेंटीमीटर माइनस 1 z1 है जरा एटॉमिक नंबर n1 n2 वाले पाकिस्तान से है तो एजेंट नंबर ऑफ सीरीज कौन सीरीज है लेमन सीरीज का नंबर कितना होता है बाल में कितना होता है n4, तो अब क्या रहता है दूसरे नंबर पे, तो अब क्या पाकिस्तान में रहता है दूसरे नंबर पे बाल में होता है, बाल में क्या होता है
बार बार के पास कड़ी क्या होगा से विजिबल लाइट में मिलता है, लाइट में मिलता है लेस में अंकलेस अल्ट्रावायलेट। अगले दो कौन होते हैं लाइट में बार बार के बाद? अगले दो फास्टिंग, फास्ट के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद T1, T1 के बाद हम्फ्री। ठीक है, हम्फ्री का मतलब नंबर 7 पे 8 पे 6 पे। सीरीज लिमिट क्या होता है? तो पाकिस्तान से है जो नाले में एक लिमिट आती है उसको सीरीज लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं सीरीज लिमिट? अरे तो हम वैसे मूड में थे। सीरीज लिमिट क्या कहते हैं? लिमिट क्या कहते हैं? n to is infinity, वेरी गुड टेबल। n to is infinity, जब n to infinity हो जाए तब हम क्या कहते हैं? सीरीज लिमिट। उसमें शॉर्टेस्ट वे में मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। और अगर n2 जो हो n1 plus 1 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा सीरीज लिमिट ही कहते हैं, हमेशा लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट फिगर मिनिमम एनर्जी कहते हैं। काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स इन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला क्या है? n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2। तो पढ़ने वाले ना घर पे जाओ एक चार्ट लगाओ, चिट्टा साफ की रंग वाइट रंग का, उसमें बड़ा सारा बेड जहां सोते हो, जैसे सपोज आप ऐसे सोते हो तो सामने नजर पड़ते हैं सारे फॉर्म लेके पहुंचते हैं। और फिजिक्स के इधर लगा दो, बायोमैथ्स के इधर लगा दो, दिल्ली में फॉर्म नहीं बोलेंगे। देखो मां को कुछ और लगा हुआ इस टाइम है, तो बहुत के मजे आते हैं, उसको उठा के वो लगा दो। चलिए जोक से बात, तो हम अब टॉपिक बात कर, आपको कुछ और लगा ना, जो भी है उसको बात तो। चलिए टॉपिक हमारा है फोटोमेट्री का। वो जब मैंने आप कुछ बोलते नहीं ना तो लेट आते हो, चलो कोई बात नहीं। मुझे नाले कितने रहते हो? है? अच्छा दूर की बात है। अच्छा आप भी कुछ नहीं बोले, काफी बिजी थे, बोला तो आप भी सवाल जवाब घर से जा रहा है बैडमिंटन क्यों? ऑल्टरनेट जाते हो, पढ़ते हो? बहुत बढ़िया। क्या पढ़ते हो? ब्लॉक लेसन की मूवी, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, हिस्ट्री पढ़ लिया। आपको सबसे इजी वाला काम जो क्लास में करवाता है ना वही कर लो जाके, कभी भूले कमी बात। मान सरफेस है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ये सरफेस एक ऐसे मेटल का है whose ionization energy, पढ़ा भी, आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल मत कहना सर, हमारा 6 सब्जेक्ट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी वेरी लो। अभी डेली में बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। अभी मैं क्या मेटल है जिसका की ज्यादा है, बहुत कट की है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी का भूल जाओ कभी गलती में, तो डेफिनेशन लिखनी है, बहुत सीधी लेता हूं। द एनर्जी रिक्वायर्ड to lose an electron from its surface, ठीक है मेरे प्यारे। ऐसा कोई मेटल लेना है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, बहुत क्या हो, कम हो, वेरी मिनिमम। इसका फायदा क्या होगा? इसमें से फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते रहेंगे अपने आप। कौन कौन सा मेटल ले सकते हैं? रुबिडियम ले सकते हैं, सीजियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। कौन सा मेटल ले सकते हो? रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, ठीक है भाई। कौन सा मेटल लेना है, क्यों लेना है? मेटल वो लेना है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी अभी क्या हो, बहुत क्या हो, कम हो, राइट। वेरी लेस, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं बेटा अपने आप ही होने रहेंगे, बाहर निकल जाएंगे, करेक्ट है। अब होता क्या है, अगर इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लाइन डालेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन चाहिए।
हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिया, हमने देखा यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, हमने देखा, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, हमने ये देखा ये वाले इलेक्ट्रॉन कहीं रहेंगे सरफेस के ऊपर, और हमने देखा अभिषेक ये जैसे आया कुछ नहीं किया तीसरे वाले, तीनों ही इंसिडेंट लाइट के काम रेडिएशन, तो तीन केस हुए। पहला केस विपरीत क्या हुआ, पहली रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, बाहर निकाल लिए, मतलब वेलोसिटी दी। दूसरे वाले में क्या हुआ दोषी, इलेक्ट्रॉन्स उससे सरफेस की पर रहेंगे, अग्रवाल तीसरे वाले में कट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ढूंढा गया एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे कारण क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन का कारण, तीन ऑब्जर्वेशन बनानी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये इसको एस 5 से लेते हैं, एस 1, मान लीजिए इस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान समझना, जो इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, रिपीट कर रहा हूं, वो है v, और इस सरफेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो है v नॉट। दोबारा बोल रहा हूं, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी v1 ले लो, ऐसे कर लो, इसकी v2 ले लो, इसकी v3 ले लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, v1 v2 v3, राइट, v1 की जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, उस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, v2 वाले ने कहा सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, v3 के तरफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल हुआ, कारण क्या लगा, तो पहले वाले केस में लगा जो v1 था वो v0 से बड़ा था, H2 क्या था, लवण्य, जब इसकी तहकीकात रहेगी, जब सीबीआई को बुलाया गया, सीआईडी को बुलाया गया, v1 v2 v0 के बराबर, और केस 3 में पता लगा जो v3 था वो v0 से छोटा था, मतलब यहां पे जो मैंने v0 लिखा है, अबे वो हमारी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा अच्छा शब्द होता क्या, ये बताओ, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर फ्रीक्वेंसी से कम हुई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते सरफेस से, जैसे स्कूल में 33% पास होता है, अगर 90 आ गए तो टॉप कर दिया, अगर 33 से आए तो सर पास हुए, अगर 31 से 30 आ गए तो क्या हो गए फेल, अगर 90 आ गए बढ़िया ना, टॉप कर गए, बराबर हो गए सरफेस पर पास ही हो, कम हो गए तो फेल हो गए, सिंपल बात। तो दैट मींस v0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, v1 v2 v3 फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, हमें याद लगा समझ, लगा समझ आता है, थोड़ा बहुत लगा, वेरी गुड, देखो नेक्स्ट पॉइंट, v1 is greater, that means incident frequency सृष्टि is greater than the threshold frequency, correct, yes or no, ये हो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट विद द वेलोसिटी v, अब हमें प्रॉब्लम ये है कि v ध्यान से लिखना है, एक भी फ्रीक्वेंसी है, एक भी वेलोसिटी है, इसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अंश और पुरुषी बेटे किसके बराबर हो गए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें मेरे प्यारे बच्चों तुलसी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो होंगे, इजेक्ट आउट बट विद जीरो वेलोसिटी, इसीलिए वो लंबे बड़े हुए सरफेस के ऊपर,
कहते हैं हमने कुछ नहीं करना, लंबे बढ़ गए, आलसी बन गए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे बट वेलोसिटी कितनी लेगी, 0। और तीसरा मेरे बच्चे लव डीप लर्निंग, इसमें इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो तो छोटी होगी थ्रेशोल्ड से, मतलब पासिंग से भी कम है, तो क्या होगा बच्चा, फेल, इतना गड़बड़ कुछ नहीं, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। लगा सारी क्लास में समझ? दोबारा करते हैं जय वेरीफाई, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिक तो निकल का मैं क्लास बड़ा डीपी क्लास है तो आज में इंटरेस्टिंग हो रही है। हाँ जी बेटे, हमारे पास क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या कहता है, मेरे पास एक ऐसा सरफेस होना चाहिए, ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसका पोटेंशियल क्या हो, आयनिक पोटेंशियल एनर्जी का हो बहुत कम हो, क्यों, इसमें से इलेक्ट्रॉन अपने आप इफेक्ट काम से कर देंगे। एग्जांपल रुबिडियम सीजन पोटेशियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं तीन रिलेशंस की, तीन फ्रीक्वेंसी, पहली v1, दूसरा तीसरा सरफेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट है। पहली वाली देखा गया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, दूसरे में लेटे हुए सरफेस के ऊपर कहते हैं कुछ करेंगे, तीसरा निकलते नहीं, कारण क्योंकि पहले वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा थ्रेशोल्ड से, दूसरे वाले में कम है, तीसरे वाले में, और दूसरे में बराबर है, जीरो वेलोसिटी, तीसरे वाले में छोटा होगा। लगा सारी क्लास में यहाँ तक इसको प्रॉब्लम से पूछो, मैं आगे जाऊंगा। कोई सवाल फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट कैन आस्क मी, कोई भी सवाल जैसा मर्जी हो, गंदा से गंदा, अच्छा से अच्छा। हाँ जी, एनीवन? हाँ जी बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी बाहर निकल जाएंगे। मैं एग्जांपल मुझे एक मिनट माफी देना, क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर 20% पासिंग हो गए, ज्यादा पास हो गए, 33% ज्यादा पास हो गए, क्राइटेरिया 20 से 33 हो, एक क्लास में 100 बच्चा, पहले केस में जो क्राइटेरिया पासिंग है वो 20%, दूसरे केस में पासिंग क्राइटेरिया 33% है, ज्यादा केस में फेल होंगे, ज्यादा केस में पास होंगे, कम बचा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे, कम रखते हैं इसे थोड़ा। अगर आयन पोटेंशियल हाई ले गया, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे बाद, कौन हेल्प नहीं करती, आयनाइजेशन की एनर्जी होती है वो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या लिखा नहीं, मैंने पीछे लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो अगर काम रखोगे जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, हायर लोगे इलेक्ट्रॉन बाहर क्या मतलब मेरा बच्चा ये जगह समझ दोबारा पूछ नहीं लगा, दोबारा देख, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा लाइव टेंथ में, तभी मेरा डाउट तो आपको बात बताता हूं। मैं चाहता नहीं कि कोई भी बच्चा मेरी क्लास में मन में डाउट लेके जाए। एक होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक। क्योंकि मेरा होता है अगर मेरी क्लास में आ गए तो कहीं ना कहीं सवाल है जवाब बच्चों को मिलना चाहिए। ग्रुप 2 में क्या होता है, बेरिलियम, यहाँ स्टार्ट होता है, उसके बाद हाँ जी मैग्नीशियम, देखो ऐसे जगह बैठेगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। पीरियोडिक टेबल कहता है, अब जरा बात समझ मेरी गुड़िया, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19, 37, 55। मुझे लर्न नहीं है क्योंकि मैं तो क्लास में एक्सेस करने में बिजी और नींद लेने में बिजी हूं पीछे, है ना, मुझे लर्न नहीं है। मैंने क्या लर्न किया, मुझे 8 गया, इसके बाद 8 होते हैं, 3 और 8 11, 11 और 8 जो अच्छा टीचर होता है वैसे पढ़ाता है, सीखा ऐसे सीखो। 3 + 8 कितना होगा, 11, 11 + 8 8 8 18 18 19 और 8 18 37 37 55। कई इतने मास्टर टीचर हैं कहते हैं पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो, बच्चा है कि लर्निंग मशीन है,
तो कभी भी टर्टल लर्न नहीं करना, मैंने कभी लाइफ में नहीं कराया। मैं कहता हूं जितने आप इसको ढाल ढाल प्लस करिए 8 प्लस करिए ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। देखो फिर 3 8 हो गया, 8 वालों 19 19 के बाद 18 के बाद यहां भी ऐसे इसका 4 होता है, इसका कितना हो गया 12 8 है 20 38 56 पीछे कहता मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, बिल्कुल नहीं गधे हैं सारे, 18 प्लस कर रहे हैं 8 प्लस निकल रहे हैं। राइट सो अब करते हैं काम की इबादत की। जैसे जैसे नीचे आते हो ना बेटा साइज इंक्रीज होता है। मैं इसका प्रूफ दूंगा कैसे। 2 1 कितना मतलब होता है, ये सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा होगा ना। अब आप बता रहे मुझे एक घर में दो घर है, मान लीजिए दोनों घरों में शादी है, 2 घर है, दोनों घरों में शादी है, ये 2 होटल वाले 2 मर्जी वाले। पहले जगह 3 कमरे, अगले में 4 कमरे खुले हो गए। कहां गैस पसरेंगे, कहां गैस को मजा आएगा, खुले हो गए कुछ साइज बड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जैसे जैसे नीचे आते हो साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि शेल्स इंक्रीज करती है। शेल्स कैसे इंक्रीज की बेटा, यहां था के, आपने स्टूडेंट को पढ़ लिया एल एम, यहां पे कौन आ गया ए एल एम एन, शेल इंक्रीज करती साइज इंक्रीज करती। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे साइज इंक्रीज करता है, ये विशाल सर ने खुद बनाया था प्लस 2 में, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर होता है। ये किसी किताब में नहीं है, मैंने खुद बनाया था अपनी इजी करने के लिए। वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से इसका मैक्सिमम साइज होगा बेटा, है ना बनी, आपने बोला भी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, उसका भी प्रूफ देता हूं क्यों, मेरे क्या मतलब थोड़ा करना है। अच्छा मान लीजिए इसी में लेते हैं इन दोनों एग्जांपल, एक शेल 100 रुपए की, 3 शेल कितने की होगी, 4 शेल कितने की होगी, ये तेरे पास एक 50 दे दे, मेरे पास 300, तेरे पास 400, हम दोनों से 50 मांगे, ज्यादा 10 कौन देगा, 400 वाला कि 300 वाला, 300 का मेरे पास अपने वाला से 400 है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कौन निकालेगा, 4 शेल का कि 3 शेल वाला। जैसे शेल्स बढ़ती हैं इलेक्ट्रॉन निकलना इजी हो जाता है, इसीलिए जैसे जैसे साइज बढ़े वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। कि आयनाइजेशन एनर्जी कहती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। लगा मेरी बात समझ? अब बात समझिए, यहां क्या लिखा है, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, यहां पे वो तीनों आखिरी में है, यस और नो, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम। लगा समझ? फिर क्लास 10 में पढ़ा, चाहिए बच्चों को पढ़ाते नहीं है, लगा समझ? पक्का याद है, किसी को बात बताओ मुझे। तो कमिंग बैक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3 केसेस पढ़े हैं, तीनों हमने किए, लगा सारी क्लास में। अब हमने ये भी ऑब्जर्वेशंस, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट की। पहली प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए, रेट ऑफ एमिशन, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो क्या कहते हैं, सारे बोलो, सारे बोलिए, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है जी, पक्का। वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, बट ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दोबारा पढ़िए, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी फोटो कॉपी है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाहर निकल रहे हैं उसका जो निकलने का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट कितनी स्ट्रांग लाइट गिर रही है। अगर स्ट्रांग लाइट गिरेगी तो ज्यादा फास्ट निकलेंगे, स्लो लाइट गिरेगी स्लोली बाहर निकलेंगे। और अगर दूसरा पॉइंट क्या था, इंडिपेंडेंट किसकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी of the ejected photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident radiation. ये बात है समझ। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बट ये इंडिपेंडेंट है किसके, it is independent of the intensity of the light used. दोनों आपस में ऊपर और नीचे वाले उल्टे हैं। दोबारा रिपीट कर, अनुभव पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अभी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। बट किसके इनडायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो, बट काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल रही है और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। इंडिपेंडेंट किसके है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लगाया था समझ, यहां तक किसी को पॉइंट नहीं लगा तो मेरे से पूछ लीजिए। लगाया सारे पक्का है एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कल यहां तक आपने